चैप्टर 6 मंत्र अभिलेख तकनीक। इससे पहले कि रेवती कुछ कह पाती, आकर्ष अभिजीत के सामने आया और बोला, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष। उद्धरण चिन्ह। रेवती को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि आकर्ष ने बिना उसकी सलाह लिए अभिजीत की चुनौती स्वीकार कर ली थी। अभिजीत ने बिना किसी देरी के तुरंत आकर्ष से पूछा, कैसी शर्त? जब तक आकर्ष उसकी चुनौती स्वीकार करने को तैयार था, वो भी उसकी किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार था। उसके पास अपने छोटे भाई का बदला लेने का ये सबसे अच्छा अवसर था, और वही अवसर कैसे जाने दे सकता था। मेरी शर्त बहुत साधारण है। आज से ठीक 1 महीने के बाद मैं तुमसे लड़ूंगा। यदि तुम्हें ये शर्त स्वीकार नहीं है, या फिर डर लग रहा है, तो कोई बात नहीं। तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं सोचूंगा जैसे तुम मुझे चुनौती देने के लिए यहाँ कभी आए ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने शांत स्वर में कहा, जैसे कि वो जानता हो कि अभिजीत उसकी शर्त जरूर स्वीकार करेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। मुझे आशा है कि तुम 1 महीने बाद मुझसे लड़ोगे, न कि कहीं छुपने की कोशिश करोगे। अभिजीत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। अमन और अभिजीत जब रेवती के घर से बाहर आए, तो अमन ने अभिजीत से कहा, अभिजीत, आकर्ष ने तुम्हारी चुनौती स्वीकार करने के लिए 1 महीने का समय मांगा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे अपने जीतने पर पूरा भरोसा हो? मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी शर्त नहीं माननी चाहिए थी। अभिजीत ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, पिताजी, एक जुगनू कितनी भी कोशिश कर ले, वो कभी सूरज नहीं बन सकता। अभी वो शारीरिक मंडल के पहले स्तर में है। 1 महीना पूरा होने तक वो दूसरे स्तर में कदम भी नहीं रख पाएगा। फिर मुझे किस बात का डर? लेकिन अमन कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन अभिजीत ने उसे टोकते हुए कहा, पिताजी, क्या आप पतन पंच के कारण चिंतित हैं? ऐसा है तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आकर्ष दूसरे स्तर में पहुंचने में कामयाब भी रहता है, तो भी वो मेरा सामना नहीं कर पाएगा। क्या दूसरे स्तर और चौथे स्तर के बीच के अंतर को वो केवल पतन पंच के बल पर कम कर सकता है? शारीरिक मंडल के तीसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर काफी बड़ा था, लगभग 40 किलोग्राम का। यह अंतर बस दिखने में छोटा लगता था, पर वास्तव में इतनी ताकत उत्पन्न कर पाना बहुत मुश्किल था। जब तीसरे और चौथे स्तर का अंतर ही इतना बड़ा था, तो दूसरे और चौथे स्तर के बीच का अंतर कितना होगा? यही कारण था कि अभिजीत आकर्ष से डर नहीं रहा था। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। अमन ने जब अपने बेटे अभिजीत की पूरी बात सुनी, तो वह हल्का सा मुस्कुराया और सिर हिलाया। अपने बड़े बेटे पर उसे गर्व था। उसने कभी भी उसे निराश नहीं किया था। अमन और उसके बेटे के चले जाने के बाद आकर्ष ने अपनी मां रेवती की आंखों को देखा, जिनमें चिंता साफ झलक रही थी। मां, तुम चिंता मत करो, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। जिस पर रेवती ने चिंतित होते हुए कहा, आकर्ष, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर तुम्हें भी हालात को समझना चाहिए। अभिजीत अपने भाई रवि जैसा कमजोर नहीं है। वो मिश्रा परिवार में शारीरिक मंडल के चौथे स्तर के योद्धाओं में सबसे ताकतवर है। तुम्हें उसकी चुनौती स्वीकार नहीं करनी चाहिए थी। माँ, मुझे आपके द्वारा कही गई सभी बातों की जानकारी है। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं पक्का जीतूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, आकर्ष ने गंभीर होकर रेवती से कहा। आकर्ष, मुझे किसी की चुनौती से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बस तुम्हारी चिंता है। मैं नहीं चाहती कि तुम पहले के जैसे घायल हो जाओ। ये कहते हुए रेवती की आंखें भर आई थी। कुछ दिन पहले हुई घटना ने उसके दिल में एक छाप छोड़ दी थी। वो फिर से आकर्ष को दर्द में नहीं देख सकती थी। माँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपको फिर कभी चिंतित नहीं करूंगा, आकर्ष ने माँ को आश्वासन दिया तो रेवती ने अपने आप को शांत करते हुए कहा, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। इस महीने के दौरान अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए, तो तुम मुझे बिना किसी संकोच के बताना। माँ, मुझे वो सारी औषधीय सामग्री फिर से खरीदनी है, जो आपने पिछली बार मेरे लिए खरीदी थी। इसके अलावा, मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता भी है। उद्धरण चिन्ह। अल्पविराम डॉट। अपनी माँ, रेवती से पैसे प्राप्त करने के बाद, आकर्ष बाजार की ओर चल दिया। इस दुनिया में आने के बाद वो पहली बार अपने घर से बाहर जा रहा था। सांची कस्बे का बाजार 3 हिस्सों में विभाजित था, जिसे मिश्रा परिवार सहित 2 अन्य परिवार नियंत्रित करते थे। आकर्ष सबसे पहले मिश्रा परिवार द्वारा नियंत्रित बाजार में गया। सड़क के दोनों तरफ मिठाई, कपड़ों, हथियारों व दवाइयों की विभिन्न दुकानें मौजूद थी। पर यह समय 21वीं सदी से काफी अलग था।
एक पल के लिए आकर्ष को ऐसा लगा मानो वो समय में काफी पीछे आ चुका है। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे उसने केवल अपने पिछले जीवन में टेलीविजन पर देखा था। काफी देर मिश्रा परिवार के बाजार में घूमने के बाद आकर्ष दूसरे बाजार की ओर चल पड़ा। इस बाजार को गुप्ता परिवार द्वारा नियंत्रित किया जाता था। गुप्ता परिवार सांची कस्बे के 3 सबसे ताकतवर परिवार में से एक था। ये 3 परिवार थे: मिश्रा परिवार, गुप्ता परिवार और आहूजा परिवार। सांची के ये तीनों परिवार सांची पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए काफी समय से छुपकर लड़ रहे थे। वैसे तीनों परिवारों के पास शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी पहले हमला करके सांची के इस शांतिपूर्ण वातावरण को खत्म करने का दोषी नहीं बनना चाहता था। जैसे ही आकर्ष ने गुप्ता परिवार की हथियारों की दुकान में प्रवेश किया, एक व्यक्ति तुरंत उसका स्वागत करने आया। प्रिय ग्राहक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको किस हथियार की आवश्यकता है? उस व्यक्ति ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। आकर्ष ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं कोई हथियार नहीं खरीदना चाहता, मैं बस कुछ सामग्री खरीदना चाहता हूँ। आकर्ष की बात सुनकर वो व्यक्ति हैरान था। एक हथियार शिल्पकार कोई लोहार नहीं होता जो हथियारों की दुकान में काम करता हो। जैसे देवताओं के हथियार शिल्पकार विश्वकर्मा हैं, पर वो कोई लोहार नहीं है। सोमाली महाद्वीप में हथियार शिल्पकार उतने ही दुर्लभ थे जितने कि वैद्य। एक हथियार शिल्पकार को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए बड़े बड़े योद्धा तैयार रहते थे। वो हथियार शिल्पकार को उनके परिवार का एल्डर तक बनाने में नहीं चूकते थे। लोहारों द्वारा बनाए गए हथियारों को केवल सामान्य हथियार माना जाता था, लेकिन हथियार शिल्पकारों द्वारा तैयार किए गए हथियारों में उसे प्रयोग करने वाले योद्धा की आत्मा बसती थी, जिससे उस हथियार को प्रयोग करने वाले योद्धा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। इस कारण ऐसे हथियारों को बहुत असाधारण माना जाता था। सांची कस्बे के तीनों परिवारों के पास एक 9वें स्तर का वैद्य था, पर किसी के भी पास एक हथियार शिल्पकार नहीं था। ये बात साबित करने के लिए काफी थी कि एक हथियार शिल्पकार कितना दुर्लभ था। प्रिय ग्राहक, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको किन सामग्रियों की आवश्यकता है? उस व्यक्ति के बोलने का रवैया तुरंत बदल गया था। आकर्ष समझ गया कि उस व्यक्ति ने जरूर उसे एक हथियार शिल्पकार समझ लिया है। पर आकर्ष ने कोई सफाई पेश नहीं की कि वो जो सामग्री खरीद रहा था वह हथियार बनाने के लिए नहीं थी। लक्ष्य एक राज स्तर का हथियार शिल्पकार था। अब क्योंकि लक्ष्य की सारी यादें आकर्ष के पास थी, इसलिए हथियार बनाना उसके लिए बाकी सबसे ज्यादा आसान था। पर इसके लिए पहले उसे चक्र मध्य मंडल में प्रवेश कर आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करना होगा। बिना आंतरिक ऊर्जा के वो आग का निर्माण नहीं कर सकता था, जो हथियार बनाने के लिए सबसे जरूरी थी। वैद्य के लिए भी दवाइयों का निर्माण करने से पहले चक्रमध्य मंडल में प्रवेश कर आंतरिक ऊर्जा का निर्माण करना आवश्यक था। आकर्ष ने एक ही सांस में आवश्यक 9 प्रकार की सामग्रियों का नाम उस व्यक्ति को बता दिया। ये सब सामग्री मंत्र अभिलेख के लिए थी। यह मंत्र तकनीक सोमाली महाद्वीप में बहुत दुर्लभ थी। इन मंत्रों को किसी भी हथियार या वस्तु पर विशेष विधि द्वारा लिखा जाता था, जिससे उस हथियार की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। ये मंत्र बहुत अजीब तरह से काम करते थे। इनका ज्यादातर उपयोग धमाके के लिए होता था, पर इनमें कुछ कमियां भी थी। जैसे एक मंत्र अभिलेख का उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। एक बार उपयोग करने के बाद अभिलेख नष्ट हो जाता था। दोबारा उपयोग करने के लिए मंत्र अभिलेख का फिर से निर्माण करना पड़ता था। आकर्ष को लक्ष्य की यादों से पता चला था कि मंत्र अभिलेखों का सबसे अधिक इस्तेमाल उसके दूसरे जीवन काल के समय हुआ था। इसी कारण अपने दूसरे जीवन में लक्ष्य ने हथियार निर्माण के साथ मंत्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया था। इस बात को अब 10,000 साल बीत चुके थे, और समय के साथ हुए परिवर्तनों में मंत्र अभिलेख की यह तकनीक कहीं खो गई। मंत्रों का उपयोग करने वाले योद्धाओं को मंत्रकार कहा जाता था। जब मंत्र अभिलेख की तकनीक समय के साथ विलुप्त होने लगी, तो मंत्रकारों की मांग सोमाली महाद्वीप में हथियार शिल्पकारों व वैद्यों से भी ज्यादा हो गई। मंत्रकार इतने दुर्लभ हो गए कि उन्हें देखने मात्र से ही हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली मानता। ये 9 प्रकार की सामान्य सामग्री जो आकर्ष खरीदना चाहता था, उससे निम्न स्तर का मंत्र अभिलेख तैयार किया जा सकता था। प्रिय ग्राहक, आपके द्वारा खरीदी इन सामग्रियों की कुल लागत 7 चांदी के सिक्के हैं। आकर्ष ने बिना कोई देरी किए अपनी मां से प्राप्त पैसों में से 7 चांदी के सिक्के उस व्यक्ति को दे दिए। सम्मानपूर्वक आकर्ष को बाहर जाता देखने के बाद वो व्यक्ति तुरंत अपनी दुकान से निकला और गुप्ता परिवार के महल की ओर चल पड़ा। वो जल्दी से गुप्ता परिवार के कुल प्रमुख को उसकी दुकान पर आए हथियार शिल्पकार के बारे में बताना चाहता था।
वो नहीं चाहता था कि मिश्रा या आहूजा परिवार उनसे पहले उस हथियार शिल्पकार यानी आकर्ष को अपने परिवार में शामिल कर ले। मुझे कहीं से और पैसों का इंतजाम करना होगा। माँ ने मुझे 20 चांदी के सिक्के दिए थे और मैं इतने कम समय में लगभग आधे सिक्कों का उपयोग कर चुका हूँ। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने निराश होकर अपना सिर हिलाया और मिश्रा परिवार के महल की ओर चल पड़ा। बाजार से लौटते समय आकर्ष का ध्यान कुछ लोगों के समूह पर गया जो सड़क किनारे खड़े हुए थे। जिज्ञासा के कारण आकर्ष भीड़ की ओर चल पड़ा। जब वो भीड़ के पास पहुंचा तो उसका ध्यान एक लड़की पर गया जो भीड़ के सामने घुटनों के बल बैठी थी। उसके लंबे काले घने बालों ने उसके चेहरे को ढक रखा था। वो देखने पर लगभग आकर्ष की ही उम्र की लग रही थी। उसके सामने एक कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, अगर कोई मेरी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देता है तो मैं उस व्यक्ति की जीवन भर दासी बनकर रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने कभी नहीं सोचा था कि वह एक ऐसे दृश्य को सच में देखेगा जिसे अभी तक उसने सिर्फ टेलीविजन पर देखा था। लक्ष्य की यादें मिलने के बाद आकर्ष की सोचने समझने की क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। वो उस लड़की को देखने मात्र से उसकी आभा और ऊर्जा का पता लगा पा रहा था। सुनो लड़की, तुम पहले अपना चेहरा मुझे क्यों नहीं दिखाती? अगर तुम सच में सुंदर हुई तो मैं तुम्हें अपनी दासी के रूप में स्वीकार कर लूंगा। एक मोटे से व्यक्ति ने वासना से भरी आवाज में उस लड़की से कहा। हाँ, अगर तुम अपना चेहरा नहीं दिखाओगी तो तुम्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। एक अन्य व्यक्ति ने उकसाना जारी रखा। मैं केवल अपना सिर तभी उठाऊंगी जब आप में से कोई एक व्यक्ति मेरी माँ के अंतिम संस्कार के लिए पैसे देगा। उस लड़की ने बिना अपना चेहरा दिखाए वहां मौजूद लोगों से कहा। उसकी आवाज बहुत सुरीली और दृढ़ निश्चय से भरी थी। तुम्हारी आवाज तो ठीक है, लेकिन हमने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है। क्या पता अगर तुम बदसूरत हुई तो? उस मोटे व्यक्ति के ज्यादा कुछ कहने से पहले ही आकर्ष ने उसे रोक दिया। वो उस मोटे व्यक्ति की वासना से भरी बातें अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आकर्ष अब उस लड़की के सामने गया और हल्के से कहा, मैं तुम्हें 10 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। अपनी माँ का ठीक से अंतिम संस्कार कर लेना। धन्यवाद। उस लड़की का शरीर कांप उठा। अपने कांपते हुए हाथों से उसने अपने चेहरे के सामने मौजूद बालों को हटाना शुरू किया। उसका चेहरा बहुत कोमल और सुंदर था। उसकी घुमावदार भौहों के नीचे दुख से भरी सुंदर, स्पष्ट आंखों की एक जोड़ी थी, लेकिन उनमें मजबूत इच्छाशक्ति की भावना भी थी। सभी की तरह आकर्ष ने भी शुरू में यही मान लिया था कि वो लड़की शायद इसलिए अपना सिर उठाने के लिए मना कर रही है क्योंकि वह अच्छी नहीं दिखती होगी, लेकिन किसने सोचा था कि वो लड़की वास्तव में इतनी सुंदर होगी। वो अपने नाजुक शरीर के साथ जब बड़ी होगी तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा सुंदर होगी, बिल्कुल किसी अप्सरा की तरह। लड़की का चेहरा देखने के बाद वहां मौजूद लोगों की आंखें वासना से भर उठी। इसने केवल 10 चांदी के सिक्के दिए हैं। मैं तुम्हें 20 सिक्के दूंगा। अब से तुम मेरी दासी हो। उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद उस मोटे व्यक्ति की आंखें भी वासना से भर चुकी थी। उसने अपनी गलती सुधारते हुए तुरंत लड़की को लालच देने की कोशिश की। मैं तुम्हें 30 सिक्के दूंगा। एक अन्य व्यक्ति ने भी उस लड़की को लालच देते हुए कहा। मैं तुम्हें 50 सिक्के दूंगा। उद्धरण चिन्ह। मैं 60 सिक्के दूंगा। उद्धरण चिन्ह। आकर्ष ने गुस्से में उन सभी लोगों की ओर देखा जो लड़की को लालच दे रहे थे। वो सभी कीमत ऐसे बढ़ा रहे थे मानो वहां कोई नीलामी चल रही हो। उसने मन ही मन सोचा, दुनिया भले ही बदल जाए, इंसान की फितरत सब जगह एक जैसी है। चैप्टर 7 प्रभुत्वशाली आक्रमण। आकर्ष ने मन ही मन सोचा, दुनिया भले ही बदल जाए, इंसान की फितरत सब जगह एक जैसी है। आकर्ष ने यह भी सोच लिया था कि अगर उस लड़की ने सबसे अधिक बोली लगाने वाले को चुना तो वह तुरंत वहां से चला जाएगा। इस प्रकार के लोग वैसे भी मदद के लायक नहीं होते हैं। जैसे ही भीड़ में प्रतिस्पर्धा हुई, कीमत तेजी से बढ़ने लगी और आसपास के लोग जो इस दृश्य को देखने आए थे, हैरान होने से खुद को रोक नहीं सके। पहले जब उस लड़की ने अपना चेहरा दिखाने से मना किया था, तब किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। केवल एक दयालु युवक उसकी मां के अंतिम संस्कार के लिए उसे 10 चांदी के सिक्के देने को तैयार था। पर जैसे ही लड़की ने अपना सुंदर चेहरा दिखाया, तो जो पुरुष मूल रूप से कोई पैसा देने को तैयार नहीं थे, वे अब उसके लिए पागलों की तरह लड़ रहे थे। उन लोगों में और जानवरों में कोई अंतर नहीं था। मैं 100 चांदी के सिक्के दूंगा। उस मोटे पेट वाले व्यक्ति ने जल्दी से धीमे स्वर में कहा और बाद में चिल्लाया, अगर कोई मुझसे अधिक कीमत पेश करता है तो वो इस लड़की को अपने साथ ले जा सकता है। नहीं तो आज ये लड़की मेरे साथ जाएगी।
100 चांदी के सिक्के। जो लोग अभी बोली लगा रहे थे, उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। 100 चांदी के सिक्के कोई छोटी कीमत नहीं थी। उनकी राय में वो लड़की इतने पैसों के लायक नहीं थी। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। जब उस मोटे व्यक्ति ने देखा कि अब कोई भी बोली नहीं लगा रहा है, तो वह मुस्कुराया और आसपास के लोगों का धन्यवाद करने लगा। फिर उसने घुटनों के बल बैठी उस लड़की की ओर ललचाए आंखों से देखते हुए कहा, अब से तुम मेरी दासी हो। अचानक एक कर्कश आवाज सुनाई दी, मैं 200 चांदी के सिक्के दूंगा। भीड़ ने जब आवाज की ओर देखा, तो पाया कि एक रेशमी वस्त्र पहने युवक जो दिखने में थोड़ा बीमार लग रहा है, हल्के कदमों से चलता हुआ उस लड़की की ओर आ रहा था। प्रणव आहूजा। आकर्ष ने उस अयाश युवक को तुरंत पहचान लिया। वो युवक सांची के 3 ताकतवर परिवारों में से एक, आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का पुत्र था। वह केवल 15 वर्ष का था, लेकिन उसने कई सम्मानित वंश की लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया था। वह पूरे सांची कस्बे में अपने इन अनैतिक कार्यों के लिए बदनाम था। यदि वह आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का पुत्र नहीं होता, तो उसे बहुत पहले ही पीट पीट कर मार डाला गया होता। तुम्हारे जैसा घृणित व्यक्ति 200 सिक्के देने में सक्षम है। उस मोटे व्यक्ति ने प्रणव आहूजा को तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब से प्रणव आहूजा वहां पर आया था, आसपास के अधिकांश लोगों के चेहरे पर डर के भाव दिखाई देने लगे थे। तुम सांची कस्बे से नहीं हो, यहाँ पर नए लगते हो, प्रणव आहूजा ने मोटे व्यक्ति की ओर देखते हुए भारी आवाज में कहा। हाँ, मैं बाहर से आया एक व्यापारी हूँ जिसने दुनिया का अनुभव किया है। ऐसा मत सोचो कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुमने रेशमी वस्त्र पहने हैं। लेकिन क्या पता, शायद तुमने इन्हें कहीं से चुराया हो। जिस क्षण मैंने तुम्हारी कमजोर शक्ल देखी, मैं समझ गया कि तुम एक गरीब के अलावा और कुछ भी नहीं हो। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो शाही पोशाक पहनने के बाद भी राजकुमार की तरह नहीं दिखते। मुझे डर है कि तुम 200 सिक्के तो दूर, 5 चांदी के सिक्के भी नहीं निकाल सकते। मोटे व्यक्ति ने प्रणव आहूजा को तिरस्कार पूर्वक देखते हुए कहा। हा 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 हा। आकर्ष अपनी हंसी नहीं रोक सका। आसपास के लोगों के चेहरे भी हंसी दबाने की कोशिश में लाल हो गए थे। वो सब लोग प्रणव आहूजा से डरते थे और इसलिए जोर से हंसने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तुम निश्चित रूप से मरना चाहते हो। प्रणव आहूजा ने आकर्ष की ओर देखा, फिर उस मोटे व्यक्ति की ओर देखा और गहरी सांस ली। वो मोटा व्यक्ति अभी भी अचंभे में था। तभी प्रणव आहूजा अचानक चिल्लाया, तुम सब किसी काम के नहीं हो। मूर्खों की तरह वहां किस लिए खड़े हो? जल्दी करो और इस मोटू को पीट पीट कर मार डालो। क्या तुम लोग ये भी नहीं जानते कि मैं प्रणव आहूजा कौन हूँ? उद्धरण चिन्ह। जी मालिक। 3 मजबूत लड़के, जो प्रणव आहूजा की उम्र के थे, भीड़ से बाहर निकले और उस मोटे व्यक्ति को घेर लिया। वो मोटा व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध था। वो कुछ दिन पहले ही सांची कस्बे में आया था, पर उसने सांची कस्बे के सबसे प्रसिद्ध लोगों के बारे में सुना था, और उनमें से एक आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा प्रणव आहूजा था। प्रणव आहूजा सांची कस्बे का एक कुख्यात बदमाश था जो पुरुषों को धमकाने और महिलाओं को जबरन पकड़ने के लिए अपने परिवार की शक्ति का इस्तेमाल करता था। क्योंकि आहूजा परिवार सांची का एक शक्ति संपन्न परिवार था, इसलिए बहुत से लोग प्रणव आहूजा से लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। ओह, मुझे क्षमा करें, मैं अंधा हूँ, जो आपको पहचान नहीं पाया। मुझे पता नहीं था कि आप ही आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे हैं। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें। ये लड़की अब से आपकी दासी है। उस मोटे व्यक्ति के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके माथे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसका स्वर भी विनम्र और सम्मानजनक हो गया था। प्रणव आहूजा ने ठंडे स्वर में कहा, अब दया की भीख मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। मुझे क्षमा करें छोटे मालिक। मुझे क्षमा करें। मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तीनों हट्टे कट्टे युवकों ने उस मोटे व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। वो उसे तब तक पीटते रहे, जब तक कि वो अधमरा नहीं हुआ। भीड़ जानबूझकर कुछ कदम पीछे हट गई और दूर से देखने लगी। उन्हें डर था कि कहीं उस मोटे व्यक्ति की सज उन्हें भी न मिल जाए। वो मोटा व्यक्ति अभी भी दया की भीख मांग रहा था, लेकिन प्रणव आहूजा ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसे मोटे व्यक्ति की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही है। सुनो लड़की, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हें 200 चांदी के सिक्के दूंगा और तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार भी करूंगा। अगर तुम मेरे साथ चलती हो, तो मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा, और शायद अपनी पत्नी भी बना लूं। प्रणव ने घुटनों के बल बैठी लड़की को वासना भरी नजरों से देखा। उसने लड़की को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो लड़की प्रणव को देखकर घबरा गई। उसने खड़े होने की कोशिश की,
लेकिन बहुत देर तक घुटने टेकने के कारण उसके पैर कांपने लगे। छोटे मालिक, मुझे पहले ही 10 चांदी के सिक्के देकर खरीद लिया गया है। मैं इस जीवन में सिर्फ इनकी दासी हूँ। उस लड़की ने आकर्ष के पीछे छिपते हुए कांपती आवाज में कहा। 10 चांदी के सिक्के? क्या तुमने नहीं सुना कि मैं 200 चांदी के सिक्के दे रहा हूँ? प्रणव आहूजा ने गुस्सा होते हुए कहा। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसके साथ धोखा हुआ है। मैंने कभी किसी से बोली लगाने के लिए नहीं कहा था। मैंने कहा था कि जो कोई भी मेरी माँ को दफनाने में सबसे पहले मेरी मदद करने को तैयार होगा, मैं उसकी दासी बनूंगी। उस लड़की ने अडिग आवाज में कहा। तुम ईमानदार हो, मुझे तुम्हारी यह आदत अच्छी लगी। लेकिन तुम अगर इस लड़के की दासी बनना भी चाहोगी, तो भी ये तुम्हें अपनी दासी बनाने की हिम्मत नहीं करेगा। मैंने ठीक कहा ना लड़के? प्रणव ने आकर्ष को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में धूर्तता साफ देखी जा सकती थी। हालांकि आकर्ष ने प्रणव को पहचान लिया था, लेकिन प्रणव ने उसे नहीं पहचाना था। मालिक, मुझे बचाइए! उद्धरण चिन्ह। उस लड़की ने आकर्ष की बांह पकड़ ली और घबराते हुए आकर्ष से कहा। उसके लिए आकर्ष ही उसका आखिरी सहारा था। उसने प्रणव के अनैतिक कार्यों के बारे में सुन रखा था। वो जानती थी कि अगर वो प्रणव के साथ गई तो उसका जीवन नर्क में बदल जाएगा। वो प्रणव की दासी बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। चिंता मत करो। आकर्ष ने हल्के से उसके हाथ के पिछले हिस्से पर थपथपाया और हल्की मुस्कान के साथ उसे सांत्वना दी। उसकी मुस्कान उस लड़की के लिए कुछ ऐसी थी जैसे उसे एक नया जीवन मिल गया हो। उसकी मुस्कान देख उस लड़की की घबराहट कुछ कम हुई। छोटे मालिक, यह मोटा तो बेहोश हो गया है। उस मोटे व्यक्ति को तब तक पीटा गया था जब तक कि वह खून में लथपथ नहीं हो गया। अभी के लिए उसके बारे में भूल जाओ। यहाँ आओ और देखो, कोई मुझसे इस लड़की को छीनने की कोशिश कर रहा है। प्रणव ने मजाकिया मुस्कान के साथ आकर्ष की ओर देखते हुए कहा। छोटे मालिक, प्रणव से एक महिला को छीनने की हिम्मत किसमें है? प्रणव के तीनों साथियों ने आकर्ष को घूरते हुए कहा। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो भाग जाओ यहाँ से, आकर्ष ने उन तीनों से कहा। उसकी आवाज बहुत भारी और अलग थी, मानो मौत के देवता खुद बोल रहे हों। जिसने भी आकर्ष की आवाज सुनी उसका दिल एक पल के लिए सहम गया। प्रणव और उसके तीनों साथी भी स्तब्ध थे। भीड़ में फुसफुसाहट हुई। ये लड़का कौन है? कहाँ से आया है? प्रणव ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? उसे लग रहा था कि शायद आकर्ष उसकी पहचान से अभी परिचित नहीं है। भीड़ से बाहर निकलते हुए आकर्ष ने उस लड़की के कोमल और नाजुक हाथ को पकड़ा और कर्कश आवाज में प्रणव से कहा। आहूजा परिवार के अलावा तुम्हारे पास क्या है? जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे परिवार या पूर्वजों की देन है। तुम्हारे खुद का तुम्हारे पास क्या है? पुरुषों को धमकाने और महिलाओं को जबरन पकड़ने के लिए अपने परिवार की शक्ति पर आश्रित होने के अलावा तुम क्या कर सकते हो? मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कि अगर किसी दिन आहूजा परिवार नहीं रहा, तो तुम्हारा क्या होगा? प्रणव ने अत्यधिक क्रोध में चिल्लाते हुए अपने तीनों साथियों से कहा। इस लड़के को जान से मार दो। जी मालिक। आदेश मिलते ही तीनों नौकर आकर्ष की ओर दौड़े। तुम यही मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया, आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा। आकर्ष को उन तीनों बदमाशों का जरा भी डर नहीं था। उसने पहले ही देख लिया था कि उन तीनों कमीनों में से सबसे ताकतवर केवल शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर पर था, इसलिए उनसे उसे कोई खतरा नहीं था। आकर्ष ने सबसे पहले उन तीनों के हमले से अपना बचाव किया। उसने अपने शरीर को फुर्ती से चारों ओर घुमाते हुए अपने आप को थोड़ा पीछे की ओर झुकाया। उसका पूरा शरीर एक धनुष की तरह हो गया था, जो अपनी सीमा तक खींचा गया हो और छूटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। पतन पंच। आकर्ष ने अपनी दाहिनी मुट्ठी को धनुष की प्रत्यंचा से छूटते तीर की तरह बाहर निकाला। उसके पूरे शरीर की ताकत उसकी मुट्ठी में केंद्रित थी। पतन पंच का पहला हमला उन तीनों में से एक की रीढ़ की हड्डी पर जा लगा। कच। उस व्यक्ति ने एक कठोर और तीव्र चीख निकाली और बुरी तरह घबरा गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। ये दृश्य सुबह के उसी दृश्य जैसा था जब आकर्ष ने रवि को हराया था। अंतर केवल इतना था कि आकर्ष ने रवि को हराते समय दया दिखाई और केवल एक हाथ को अपंग किया, पर इस बार उसने कोई भी दया नहीं दिखाई और अपने प्रतिद्वंद्वी की रीढ़ तोड़ दी। ये दृश्य देख अन्य दोनों कमीनों के चेहरे पीले पड़ गए। उन तीनों में जो सबसे ताकतवर था, वो भी आकर्ष के एक मुक्के का सामना नहीं कर पाया। फिर वो दोनों भला आकर्ष का सामना कैसे करते? हालांकि जब आकर्ष की नजर उन दोनों पर पड़ी, तब उन्होंने ना चाहते हुए भी आकर्ष का सामना करने का फैसला किया।
वो दोनों जान चुके थे कि चाहे वो आकर्ष पर हमला करे या ना करे, आकर्ष उन पर हमला जरूर करेगा। आकर्ष के लिए शारीरिक मंडल के दो प्रथम स्तर के योद्धाओं का सामना करना एक खेल खेलने जितना आसान था। एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और ऊपर से नीचे की ओर प्रहार करने के लिए दोनों मुट्ठियां बाहर निकाली। उसके मुक्कों ने दोनों कमीनों के सिर पर प्रहार किया और उन्हें बेहोश कर दिया। आकर्ष ने अभी जिस पंच का प्रयोग किया था वो पतन पंच नहीं था। वो मुक्केबाजी की एक और चाल थी जिसे शक्ति पंच कहा जाता था। इधर आकर्ष का सामना करने के लिए अब सिर्फ प्रणव ही बचा था, क्योंकि उसके साथी तो पहले ही ढेर हो चुके थे। भले ही प्रणव आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा था, लेकिन उसकी अयाश जीवन शैली ने उसके शरीर की ताकत को खत्म कर दिया था और वह केवल शारीरिक मंडल के पहले स्तर पर था। उसकी ताकत उसके 3 साथियों से भी कम थी। तुम मेरे पास मत आओ, मैं आहूजा परिवार के कुल प्रमुख का बेटा हूँ। अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश की तो तुम्हारा पूरा परिवार मारा जाएगा। आकर्ष को अपनी ओर आते देख प्रणव का चेहरा पीला पड़ चुका था। आकर्ष ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम आहूजा परिवार के कुल प्रमुख के बेटे कहलाने के योग्य हो? तुम खुद खतरे में हो और ऐसी स्थिति में भी तुम मुझे धमकी देने का साहस कर रहे हो। वह तेजी से 2 कदम आगे बढ़ा और प्रणव को एक लात मार दी। इसके बाद उसने उस लड़की का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। लगता है इस बार प्रणव की मुलाकात एक क्रूर व्यक्ति से हुई है। वह उस लड़के को सबक सिखाना चाहता था, पर उस लड़के ने उल्टा प्रणव को ही सबक सिखा दिया। मुझे आश्चर्य है कि वह लड़का कौन था। वह प्रणव और उसके साथियों की ही उम्र का लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत उच्च थी। उसने आहूजा परिवार के कुल प्रमुख को पीटने का साहस किया है। वह निश्चित रूप से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। उनकी चर्चाओं से साफ पता चल रहा था कि वो सब प्रणव के दुर्भाग्य पर कितने खुश थे। आकर्ष उस लड़की के पीछे पीछे उसके जर्ज कमरे में गया और उसकी मां के दफनाने पर कुछ चांदी के सिक्के खर्च किए। ये पैसे लो और कोई व्यवसाय करो, आकर्ष ने अपने बचे हुए चांदी के सिक्के उस लड़की को देते हुए कहा। मालिक, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? उस लड़की का शरीर कांपने लगा। उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। अभी तक उसे लग रहा था कि शायद आकर्ष उसकी हमेशा रक्षा करेगा, पर अब उसकी सारी उम्मीदें टूट रही थी। आकर्ष ने असहमति में अपना सिर हिलाया। तुम क्या सोच रही हो? तुमने केवल अपनी मां को दफनाने के लिए खुद को बेचने की कोशिश की, क्योंकि तुम्हारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। मैंने तुम्हारी सहायता इसलिए की, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो सब लोग जो किसी जानवर से कम नहीं थे, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर देते। शायद तुम्हें पछतावा करने का मौका भी नहीं मिलता। तुम्हें मेरी दासी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरू से ही उसका इरादा उस लड़की को अपनी दासी बनाना नहीं था। वो खुद अपने पिछले जीवन में अनाथ था, इसलिए जानता था कि ये दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। मालिक, आप एक अच्छे इंसान हैं। कृपया मुझे अपने पीछे आने दीजिए। माँ मर गई है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। लड़की ने अपना हाथ बढ़ाया और आकर्ष की बांह पकड़ ली और मार्मिक स्वर में कहा। उस लड़की की आंखों में अपने लिए उम्मीद देखकर आकर्ष ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। धन्यवाद मालिक। वो लड़की तुरंत किसी फूल की तरह मुस्कुरा दी। जब आकर्ष ने मिश्रा परिवार के महल को छोड़ा था तो वह अकेला था, लेकिन जब वह वापस लौटा तो उसके साथ एक और व्यक्ति था। वापस आते समय मिश्रा परिवार के कई शिष्यों को उस लड़की की सुंदरता ने मोह लिया था। उन सब ने उस लड़की की पहचान और आकर्ष से उसके संबंध का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। अल्पविराम डॉट चैप्टर 8 दिया। घर वापस आने के बाद आकर्ष सबसे पहले उस लड़की के साथ अपनी मां रेवती से मिलने गया। रेवती को थोड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसका बेटा एक जवान लड़की को घर ले आया है। हालांकि उस लड़की के कपड़े काफी पुराने थे, लेकिन वो उसकी प्राकृतिक सुंदरता को छिपा नहीं पा रहे थे। वो खूबसूरत लड़की पहली नजर में ही रेवती को पसंद आ गई थी। यह मेरी माँ है, आकर्ष ने उस लड़की से रेवती का परिचय करवाया। मेरा नाम दिया है। आपसे मिलकर अच्छा लगा मालकिन, दिया ने रेवती को प्रणाम करते हुए कहा। रेवती से मिलकर उसका सुंदर चेहरा खिल उठा था, जिससे वह और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। रेवती में उसे अपनी माँ की झलक दिखाई दे रही थी। रेवती ने फीकी मुस्कान के साथ आकर्ष की ओर देखते हुए पूछा, आकर्ष, ये सब क्या है? उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बेटा, जो अभी थोड़ी देर पहले ही घर से बाहर गया था, एक खूबसूरत जवान लड़की के साथ लौट आएगा। माँ, आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है।
आकर्ष ने जल्दी से अपनी माँ को समझाते हुए कहा। उसने रेवती को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह उस लड़की दिया से मिला। उसने कोई भी बात नहीं छिपाई, वह हिस्सा भी जहां उसने आहूजा परिवार के बेटे प्रणव आहूजा और उसके साथियों को सबक सिखाया था। क्या ये वही प्रणव आहूजा है जो पूरे सांची में बदनाम है? यदि तुमने उसे सबक सिखाया है तो कोई बात नहीं। अगर आहूजा परिवार यहाँ आकर परेशानी पैदा करने की कोशिश भी करता है, तो भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तुम्हें कुछ करना तो दूर, छू भी नहीं पाएंगे। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, प्रणव जैसे लड़कों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। रेवती ने शांत स्वर में कहा। अब उसने दिया की ओर देखा। उसकी आंखें मातृप्रेम से भरी हुई थी। दिया, क्योंकि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य अब इस संसार में नहीं है, इसलिए अब से तुम हमारे साथ रह सकती हो। वैसे भी मेरी दासी शादी करने कल ही अपने गांव चली गई, इसलिए तुम उसके कमरे में रह सकती हो। रेवती ने दिया की ओर स्नेहपूर्वक देखते हुए कहा, जिस पर दिया ने जल्दी से आभार व्यक्त किया। आपका धन्यवाद मालकिन। उसके गुलाबी चेहरे पर उत्साह से भरी एक मुस्कान आ गई थी। मेरे साथ चलो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं, तुम चाहो तो उन्हें रख सकती हो। रेवती ने दिया का हाथ पकड़ा और उसके साथ अपने शयन कक्ष में चली गई। अल्पविराम डॉट। जब दिया रेवती के साथ शयन कक्ष से बाहर आई, तो वह सफेद रंग के चमकीले और नए कपड़े पहन चुकी थी। रेवती ने उसे अच्छे से तैयार किया था, जैसे वो उसकी खुद की बेटी हो। उसके लंबे काले बाल अब बंधे हुए थे, और उसके सुंदर चेहरे पर एक अलग और आकर्षक चमक थी, जिससे वह किसी खिले हुए कमल की तरह लग रही थी। उसकी भौहें, आंखें, सुंदर नाक और लाल होंठ, सब कुछ बहुत आकर्षक लग रहा था। उसकी कमर इतनी पतली थी कि उसे एक ही हाथ से पकड़ा जा सकता था। उसके कोमल हाथ, लंबे और पतले पैर, उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अप्सरा है, जो अभी अभी स्वर्ग से धरती पर उतरी है। दिया, तुम इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। रेवती ने दिया की प्रशंसा करते हुए कहा। दिया, ये मेरे बचपन के कपड़े हैं, मैं इन्हें कभी पहन नहीं पाई। अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इन्हें रख सकती हो। आकर्ष, जो अभी भी शयन कक्ष के बाहर ही खड़ा था, दिया के इस नए रूप को देखने के बाद अपनी नजर उस पर से हटा नहीं पा रहा था। आकर्ष को देख रेवती ने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, देखो, मैंने केवल तुम्हें थोड़ा सा तैयार किया है, पर किसी की नजर तुमसे हट ही नहीं पा रही है। लगता है कोई तुम्हें पसंद करने लगा है। अपनी माँ के शब्दों से आकर्ष को थोड़ी असहजता महसूस हुई, और उसने अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली। दिया की सुंदरता ने वास्तव में उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। अपने पिछले जीवन में आकर्ष कई महिलाओं से मिला था। वे महिलाएं सुंदर जरूर थीं, लेकिन उनमें दिया जैसी सरलता और विनम्रता का अभाव था। उनकी तुलना दिया से नहीं की जा सकती थी। मालकिन, मैं तो मात्र एक दासी हूँ, ऐसे सुंदर कपड़े पहनना मेरे लिए ठीक नहीं है। रेवती ने जो प्रशंसा के शब्द उसके लिए कहे थे, उन्हें सुनकर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। रेवती ने अपनी हंसी छुपाते हुए दिया से कहा, किसने कहा कि तुम एक दासी हो? अगर मैं तुम्हें अपनी दासी बनाना भी चाहूँ, तो मुझे डर है कि कोई मुझे ऐसा करने नहीं देगा। आकर्ष अवाक रह गया। शुरू से अब तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, फिर भी उसकी माँ का निशाना बार बार वो ही बन रहा था। वही रेवती की बात सुनकर दिया का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया था। हालांकि रेवती और आकर्ष ने दिया को दासी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, लेकिन दिया अपने आप को उनकी दासी मान चुकी थी, इसलिए घर के काम में वो रेवती की मदद करने लगी। आकर्ष और रेवती ने उसे अपनी दासी ना बनाकर पहले ही उस पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया था। अब रेवती ने उसे उनके घर में रहने की अनुमति भी दे दी थी। यदि वह उनके एहसान चुकाने के लिए कुछ नहीं करती, तो उसके दिल को शांति नहीं मिलती। दयालु, समझदार और बुद्धिमान होने के कारण दिया जल्द ही रेवती और आकर्ष के साथ घुल मिल गई और उनके छोटे से परिवार का हिस्सा बन गई। इधर आहूजा परिवार के महल में एक अधेड़ उम्र का आदमी महल के आंगन में खड़ा था, और बार बार पास के शयन कक्ष की ओर देख रहा था। अचानक शयन कक्ष का दरवाजा खुला और अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। आचार्य सूर्यकांत, मेरे बेटे की हालत अब कैसी है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बूढ़े आचार्य से पूछा, तो आचार्य सूर्यकांत ने सिर हिलाते हुए आह भरी और कहा, श्रीकांत, जिस भी व्यक्ति ने तुम्हारे बेटे को मारा है, वह बेहद निर्दयी है। तुम्हारे बेटे की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई है। 9वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली लेने के बाद भी उसके ठीक होने के कोई संकेत नहीं है। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ, मुझे क्षमा करे। क्या? अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। आचार्य सूर्यकांत, जो एक 9वें स्तर के वैद्य थे और उन्हें आमंत्रित करने के लिए उनके आहूजा परिवार ने एक मोटी रकम चुकाई थी,
वो भी उसके बेटे का उपचार करने में असमर्थ थे। क्या इसका मतलब यह है कि उनका बेटा हमेशा के लिए अपंग हो गया है? वो जीवन भर बिस्तर पर ही पड़ा रहेगा? श्रीकांत। ठीक इसी समय एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति अंदर आया और उसने श्रीकांत को एक बक्सा दिया। यह 8वीं स्तर की सुवर्ण क्षति गोली है, जल्दी से इसे तुम्हारे बेटे को दो। क्या पता इससे उसके घाव जल्दी भर जाए। कुल प्रमुख। श्रीकांत ने हैरानी से आहूजा परिवार के कुल प्रमुख की ओर देखा। पहले वो भी कुल प्रमुख से 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली मांगना चाहता था, पर वो ये भी जानता था कि आहूजा परिवार के पास केवल एक ही 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली है, इसलिए उसने कुल प्रमुख से गोली नहीं मांगी थी। लेकिन अब कुल प्रमुख खुद उसे सुवर्ण क्षति गोली दे रहे हैं, तो वह खुद को उत्साहित होने से रोक नहीं सका। श्रीकांत, अगर मेरा बेटा परेशानी पैदा नहीं करता, तो तुम्हारा बेटा घायल नहीं होता। मैं इस घटना के लिए माफी मांगता हूँ। जहाँ तक मेरे बेटे की बात है, मैं निश्चित रूप से उसे कड़ी सजा दूंगा। आहूजा परिवार के कुल प्रमुख अभय आहूजा ने शर्म और अफसोस व्यक्त करते हुए श्रीकांत से कहा। कुल प्रमुख अभय की बात सुनकर श्रीकांत का गुस्सा भी शांत हो गया और वह घुटनों के बल बैठ गया। उसके दिल में नाराजगी का जो भी अंश था, वो आंसुओं द्वारा पूरी तरह से तिरोहित हो गया। श्रीकांत, ये तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से उठो और अपने बेटे को यह औषधीय गोली दो, अभय आहूजा ने कहा। श्रीकांत खड़ा हो गया और अभय से सुवर्ण क्षति गोली लेने के लिए अपने हाथों को आगे बढ़ाया। तभी आचार्य सूर्यकांत ने अचानक से कहा, श्रीकांत, अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो 8वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली तो क्या, 7वें स्तर की सुवर्ण क्षति गोली भी तुम्हारे बेटे का उपचार करने में असमर्थ होगी। अगर तुम्हारे पास अस्थिचक्र गोली हो तो तुम्हारा बेटा ठीक हो सकता है, लेकिन अस्थिचक्र गोलियां बहुत समय पहले ही विलुप्त हो चुकी हैं। आज के समय शायद ही ऐसा कोई वैद्य मौजूद है जो इस गोली को बना सकता हो। श्रीकांत का बढ़ाया हुआ हाथ बीच हवा में ही रुक गया और उसके दिल में जो आशा थी वो बेरहमी से टूट गई। अभय ने श्रीकांत का हौसला बढ़ाते हुए कहा, फिर भी तुम्हारे बेटे को इस सुवर्ण क्षति गोली का सेवन करने दो। क्या पता उसकी हालत में कुछ सुधार आ जाए। श्रीकांत ने अपना सिर निराशा में हिलाया। कुल प्रमुख, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे आचार्य सूर्यकांत की क्षमता पर पूरा भरोसा है। अगर इनका कहना है कि इस गोली का मेरे बेटे पर कोई असर नहीं होगा, तो मैं भी यही चाहूंगा कि मेरे बेटे पर इस बहुमूल्य औषधीय गोली को बर्बाद ना किया जाए। अभी मैं बस उस व्यक्ति का पता लगाना चाहता हूँ जिसने मेरे बेटे की यह हालत की है। जब तक मैं उस व्यक्ति को मार नहीं दूंगा तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। गहरी सांस लेते हुए श्रीकांत ने अभय से कहा। उसकी आंखें गुस्से और नफरत से भरी हुई थी। जवाब में अभय आहूजा ने कठोर स्वर में कहा, श्रीकांत, तुम चिंता मत करो, पूरा आहूजा परिवार उस व्यक्ति को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। कुल प्रमुख। वही दूसरी ओर मिश्रा परिवार के महल में सभी मिश्रा परिवार के सदस्यों को ये खबर मिल चुकी थी कि अगले महीने मिश्रा परिवार का प्रतिभाशाली योद्धा अभिजीत और 9वें एल्डर का बेटा आकर्ष अखाड़े में मुकाबला करने वाले हैं। यहाँ तक कि अमन को अभिजीत के जीतने पर इतना भरोसा था कि वो मिश्रा परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह और पहले एल्डर को भी निमंत्रण देकर आ गया था। वो चाहता था कि सभी उसके बेटे को जीतते हुए और आकर्ष को हारते हुए देखे। इस तरह उसे दोगुनी खुशी मिल रही थी। इस मुकाबले से न सिर्फ रवि का बदला पूरा हो रहा था, बल्कि वो भी रेवती से अपनी हार का बदला ले पा रहा था। इस खबर से मिश्रा परिवार के सभी सदस्यों में एक सनसनी फैल गई थी। जिस समय आकर्ष ने रवि को घायल किया था, मैं उसी समय समझ चुका था कि 7वें एल्डर अमन और अभिजीत आकर्ष को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। वो आकर्ष से इसका बदला लेंगे। और देखो, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। अभिजीत शारीरिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा है, पर अपने भाई के लिए वो आकर्ष से भी मुकाबला करने को तैयार है, जो कि शारीरिक मंडल के पहले स्तर का योद्धा है। इस कारण शायद सब अभिजीत का मजाक उड़ाएंगे, पर उसके लिए उसकी इज्जत से भी ज्यादा जरूरी उसका भाई है। उद्धरण चिन्ह। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आकर्ष ने अभिजीत की चुनौती स्वीकार क्यों की। उसे भी पता है कि वो अभिजीत से नहीं जीत सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब रवि ने पिछली बार उसे पीटा था तो उसके दिमाग में चोट लग गई हो। अभिजीत आसानी से आकर्ष को जाने नहीं देगा। वो भले ही उसे जान से ना मार पाए, पर उसे हमेशा के लिए अपंग तो जरूर बना देगा। आकर्ष से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। वैसे ये स्वाभाविक भी था, क्योंकि उन दोनों की ताकत का अंतर कुछ ऐसा था मानो एक शेर हो और दूसरा बकरा। उनमें से एक इतना प्रतिभाशाली था कि उसने 16 वर्ष की उम्र में ही शारीरिक मंडल के चौथे स्तर में प्रवेश कर लिया था।
तो दूसरा इतना कमजोर कि अभी तक केवल शारीरिक मंडल के पहले स्तर में ही प्रवेश कर पाया था। हालांकि आकर्ष का पतन पंच दूसरे स्तर के योद्धा रवि को हराने में सफल हो गया था। पर अभिजीत की बात अलग थी। रवि और अभिजीत भाई जरूर थे, लेकिन उन दोनों की ताकत समान स्तर पर नहीं थी। सभी आकर्ष और अभिजीत के मुकाबले के बारे में बातें कर रहे थे, पर उनकी बातों का मुख्य विषय आकर्ष इस समय गायब था। आखिरकार अपने दाहिने हाथ की मध्य उंगली पर मौजूद अंगूठी को देखते हुए आकर्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लक्ष्य की यादों की मदद से उसने इस अंगूठी का निर्माण किया था, जो कि शिलालेख तकनीक पर आधारित थी। अभिजीत, अब तुम बस हमारे मुकाबले का इंतजार करो। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें एक ऐसा उपहार दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। आकर्ष के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मालिक, आपका नहाने का पानी तैयार है, दिया ने शयन कक्ष में आकर आकर्ष से कहा। आकर्ष ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दिया के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा, दिया, तुम थक गई होगी, जाओ थोड़ा आराम कर लो। आकर्ष के चेहरे से वो शैतानी भाव अब गायब हो चुके थे। उसने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, दिया, अब से तुम्हें ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे काम खुद कर सकता हूँ। वैसे भी तुम मेरी दासी नहीं हो। मालिक, आप मेरी चिंता ना करें। आपके दिए उस दिव्य जल से नहाने के बाद मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। मैं ये सब काम आसानी से कर सकती हूँ। दिया ने अपने छोटे हाथों को आकर्ष की ओर करते हुए कहा। आकर्ष को अपने लिए फिक्र करता देख उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। आकर्ष ने दिया के हाथों को पकड़ते हुए कहा, लगता है हमारी दिया जल्दी ही योद्धा बन पाएगी। उस दिव्य जल ने तुम्हारे शरीर को पहले से ज्यादा मजबूत और फुर्तीला बना दिया है। तुम्हें बस थोड़ा युद्ध कला के बारे में जानने की जरूरत है और तुम एक योद्धा बन पाओगी। दिया ने समझदारी का प्रदर्शन करते हुए कहा, मालिक, मैं जानती हूँ कि आप मेरी फिक्र करते हो। मिश्रा परिवार एक शक्तिशाली परिवार है और यहाँ के कुछ नियम भी होंगे। युद्ध कला किसी भी बाहरी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती, इसलिए आप मेरी इतनी फिक्र ना करें। मुझे योद्धा नहीं बनना, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मैं हमेशा आपके और बड़ी मालकिन के साथ रह सकूं। आकर्ष ने दिया की समझदारी को मन ही मन सराहा और फिर बोला, दिया, अगर मैं तुम्हें कोई युद्ध कला देना चाहूंगा तो वो मेरी खुद की युद्ध कला होगी, ना कि मिश्रा परिवार की। अभी के लिए तुम जाओ, मैं आज शाम को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। दिया, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा एकदम से इतना लाल क्यों हो गया है? आकर्ष ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया और भागकर कमरे से बाहर चली गई। अल्पविराम. चैप्टर 9 बर्फीली तलवार और चक्र। आकर्ष इस समय पानी के कुंड में बैठकर सर्प शक्ति का अभ्यास कर रहा था। उसकी ऊर्जा के कारण कुंड का पानी उसके चारों ओर घूम रहा था, मानो कोई पानी का बवंडर हो। कुंड के इस पानी में आकर्ष ने सप्त शारीरिक दिव्य जल भी मिलाया था, इसलिए जैसे जैसे वो पानी उसके शरीर में समा रहा था, उसकी ताकत भी लगातार बढ़ रही थी। उसके शरीर में मौजूद मांसपेशियां हर गुजरते समय के साथ मजबूत हो रही थी। जब कुंड में मौजूद सारा दिव्य जल आकर्ष के शरीर में समा गया, तब आकर्ष ने अपनी आंखें खोली। लगता है दूसरे स्तर में प्रवेश करना इतना भी आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। इतना कहकर आकर्ष ने अपने शरीर की जांच की। उसका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, मानो पत्थर का बना हो। वो अपने शरीर में मौजूद शक्ति को महसूस कर पा रहा था। अगर मैंने जल्दी से शारीरिक मंडल के तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं किया तो मैं अभिजीत से हार जाऊंगा। उसे हराने के लिए मुझे कम से कम तीसरे स्तर में तो प्रवेश करना ही पड़ेगा, वरना मैं शिलालेख तकनीक से बनी इस अंगूठी के होते हुए भी अभिजीत से हार जाऊंगा। अभिजीत शारीरिक मंडल के चौथे स्तर का योद्धा था, इस कारण वो आकर्ष से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इसके अलावा चौथे स्तर में प्रवेश करने के कारण उसका शरीर भी काफी मजबूत था, यानी अगर वो अपने कमजोर शरीर के साथ उस पर छुपकर वार भी करता है तो भी वो उसे नहीं हरा सकता। अब आकर्ष के पास केवल एक ही रास्ता था जिससे वो अभिजीत को हरा सकता था, और वो रास्ता था अपने आप को अभिजीत के जितना मजबूत बनाना। अगर आकर्ष इस महीने के अंत तक तीसरे स्तर में प्रवेश नहीं करता है तो चाहे अभिजीत उसके सामने पंचिंग बैग की तरह ही क्यों ना खड़ा हो, वो फिर भी उसे हरा नहीं सकेगा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे एक बच्चे से एक आदमी का मुकाबला करवाया जाए। बच्चा कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, वो एक आदमी को नहीं हरा सकता। यदि एक आदमी अपने दुश्मन के कवच को भेद कर उसे घायल नहीं कर सकता तो उसकी ताकत का क्या फायदा। अरे नहीं, मुझे दिया से मिलने भी जाना था।
आकर्ष को अचानक से याद आया कि उसे दिया से मिलने भी जाना था। इसलिए वो जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकला और दिया के कमरे की ओर जाने लगा। वो सोचने लगा कि वो दिया को कौन सी युद्ध कला सिखाए, क्योंकि उसके पास कोई सामान्य युद्ध कला नहीं थी। उसके पास मौजूद सारी युद्ध कलाएं लक्ष्य की थी, जिन्हें केवल अनंत मंडल के योद्धा सीख सकते थे। उसके पास ऐसी युद्ध कलाएं बहुत कम थी जिनका अभ्यास शुरुआती स्तर के योद्धा कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि आकर्ष दिया को अनंत मंडल की युद्ध कला सिखाना नहीं चाहता था, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि अनंत मंडल की युद्ध कला बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी थी। उनका अभ्यास करना तो दूर, उन्हें समझना भी बेहद मुश्किल था। शायद ये तकनीक दिया के लिए सही रहेगी, पर इसका नाम बहुत ही ज्यादा कठिन है। क्यों ना मैं खुद ही इसको एक नया नाम दे दूं? ठीक है, अब से मैं इस कला को बर्फीली तलवार कहूंगा, आकर्ष ने अपने आप से ही कहा। बर्फीली तलवार का वास्तविक नाम शीतखग था, पर क्योंकि आकर्ष इस दुनिया में अपनी पहचान सभी से छुपाना चाहता था, इसलिए उसने इस युद्ध कला का नाम बदल दिया। बर्फीली तलवार नामक ये युद्ध कला लक्ष्य को अपने पहले जीवन के दौरान एक अनंत मंडल के योद्धा से मिली थी। इसके अलावा वो योद्धा भी एक महिला थी, इस कारण आकर्ष को ये युद्ध कला दिया के लिए बिल्कुल सही लगी। चाहे धरती की बात हो या इस दुनिया की, जिसमें आकर्ष अभी था, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर थी। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। इसके अलावा अगर सोमाली महाद्वीप में कोई महिला ताकतवर बनना चाहती और अपने आप को साबित करना चाहती, तो उसे पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करनी पड़ती थी। इस कारण आकर्ष उस महिला के बारे में जानने को बहुत उत्सुक था, जिसने लक्ष्य के पहले जीवन के दौरान अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाया था कि न सिर्फ उसने अनंत मंडल में प्रवेश किया, बल्कि बर्फीली तलवार जैसी ताकतवर युद्ध कला का भी निर्माण किया। अच्छा हुआ मेरे पास लक्ष्य की यादें हैं, वरना मेरा क्या होता। और जहां तक बात है दिया की, तो उसके लिए बर्फीली तलवार ही सही है। यही सब सोचते हुए वो दिया के कमरे के बाहर पहुंच गया। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक लड़की की आवाज आकर्ष को सुनाई दी। मालिक, आप यहाँ। दिया ने जब आकर्ष को अपने सामने देखा तो उसका चेहरा लाल होने लगा। वो आकर्ष से अपनी नजरें छुपाने लगी। आकर्ष ने दिया से कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दिया, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें कौन सी युद्ध कला दूंगा, पर पहले तुम्हें शारीरिक मंडल के बारे में जानना होगा। इसके अलावा जो युद्ध कला मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें उसे भी अच्छे से समझना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए दिया से कहा, जो अभी भी उससे अपनी नजरें छुपा रही थी। वैसे इसमें दिया की भी कोई गलती नहीं थी। आकर्ष ने दिया से जो शब्द कहे थे, उनका दिया ने अलग ही मतलब निकाल लिया था। अब आकर्ष की बात सुनकर दिया ने हल्के से अपना सिर सहमति में हिलाया। अब जाकर उसे समझ आया कि आकर्ष ने पहले उससे जो कहा था उसका असल मतलब क्या था। दिया वास्तव में एक बुद्धिमान लड़की थी। अब आकर्ष ने दिया को बर्फीली तलवार के बारे में बताना शुरू किया। दिया के लिए ये युद्ध कला बिल्कुल नई थी, इस कारण उसे युद्ध कला समझने और अभ्यास करने में समस्या आने लगी। असल में आकर्ष ने युद्ध कला का नाम जरूर बदल दिया था, पर जिस प्राचीन भाषा में ये युद्ध कला आकर्ष को याद थी, उसे सिर्फ वो ही समझ सकता था। मालिक, मैंने इस युद्ध कला को याद जरूर कर लिया है, पर इसका अभ्यास कैसे करना है उसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस युद्ध कला में बताए चक्र हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है? दिया ने आकर्ष की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछा। आकर्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, माफ करना, मैं जल्दबाजी में तुम्हें चक्रों के बारे में बताना तो भूल ही गया। इस बात पे दिया चौंककर हंस दी और अपना चेहरा छुपाते हुए आकर्ष से बोली, मालिक, आप मुझसे माफी क्यों मांग रहे हैं? वैसे वो सच में एक योद्धा बनना चाहती थी ताकि हमेशा आकर्ष के साथ रह सके और उसकी मदद कर सके। उसके लिए आकर्ष ही उसका सब कुछ था, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो शायद इस समय वो भी जिंदा नहीं होती। कुछ सोचने के बाद आकर्ष ने दिया को अपने सामने बैठने को कहा। अब उसने दिया के पेट की ओर इशारा करते हुए पहले चक्र के बारे में बताना शुरू किया। वास्तव में ये चक्र कोई शारीरिक संरचना नहीं थे। ये कुछ ऐसे विशेष बिंदु थे जो सिर्फ योद्धा बनने वाले लोगों के शरीर पर मौजूद होते थे। जैसे एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं, और इन बिंदुओं को चक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे जो ऊर्जा बनती है वो पूरे शरीर में प्रवाहित होती है, जिससे योद्धा एक के बाद एक मंडल में प्रवेश करके ताकतवर बनता जाता है। अब आकर्ष ने दिया की नाभि की ओर इशारा करते हुए दूसरे चक्र के बारे में बताना शुरू किया।
जहां एक तरफ आकर्ष दिया को चक्रों के बारे में बता रहा था, वहीं दूसरी तरफ दिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। इस समय तक उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। आकर्ष उसके बहुत करीब बैठा था और क्योंकि वो मन ही मन आकर्ष को पसंद करती थी, इस कारण वो अपना ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रही थी। आकर्ष को पहले तो समझ नहीं आया कि दिया को क्या हुआ है, पर जैसे ही उसे एहसास हुआ, तो वो दिया से थोड़ा दूर हो गया और पूछा, दिया, क्या अब तुम्हें युद्ध कला याद हो गई है? क्या तुम इसका अभ्यास कर सकती हो? हाँ, 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 माँ, 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 मैं अब इसका अभ्यास कर सकती हूँ। दिया का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया था। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि वह बहुत शर्म महसूस कर रही थी। आकर्ष ने बिना किसी देरी के बाकी चक्रों के बारे में बताना शुरू किया। जैसे जैसे आकर्ष का हाथ चक्रों के बारे में बताते हुए दिया के नाभि से होकर ऊपर की ओर जा रहा था, वैसे वैसे दिया और भी ज्यादा शर्म से लाल हो रही थी। हालांकि दिया की उम्र मात्र 15 वर्ष ही थी, पर सोमाली महाद्वीप में इसे विवाह योग्य उम्र माना जाता था। आकर्ष अपने पहले जीवन में बहुत सी महिलाओं से मिला था, पर दिया की बात कुछ अलग थी। वैसे इस दुनिया में 15 वर्ष शादी की उम्र थी, लेकिन आकर्ष एक कमांडो था, और उसकी दुनिया में यह उम्र शादी लायक नहीं थी। आकर्ष सब कुछ कर सकता था, पर उसके कुछ नियम थे, जिन्हें वो किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकता था। साथ में वो ये भी जानता था कि दिया उसे सच में पसंद करती है। यह कोई आकर्षण नहीं था, वो उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इस दुनिया में रहते हुए और लक्ष्य की यादों से उसे ये भी समझ आ चुका था कि ये दुनिया जितनी अच्छी दिखती है, उतनी है नहीं। अगर किसी दिन उसके किसी दुश्मन ने दिया को हानि पहुंचाई, तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दिया से इस बारे में बात ना करना ही ठीक समझा। आखिरकार धोखे और षड्यंत्र के लिए दिया बेहद मासूम थी। दिया, तुम चाहो तो थोड़ा आराम कर सकती हो, आकर्ष ने दिया से कहा, जो अपने चक्रों को सक्रिय करते हुए पसीने से पूरी तरह भीग गई थी। मालिक, चिंता ना करे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दिया ने निडरता से कहा। दिया का जवाब सुनकर आकर्ष ने अगले चक्र को सक्रिय करने के बारे में बताना शुरू किया। पर दिया ने जैसे ही चक्र को शुरू करना चाहा, तो उसे अचानक से कमजोरी महसूस होने लगी। वो अपने आप को संभाल नहीं पाए और आकर्ष की बाहों में गिर गई। इससे पहले कि आकर्ष कुछ समझ पाता, दिया उसके ठीक सामने थी। वह उसके इतने करीब थी कि वो उसकी सांसों की आवाज को भी साफ सुन पा रहा था। इस समय अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता तो वो दिया का फायदा उठाने की सोचता, पर आकर्ष बाकी सबसे अलग था। वो अपने नियमों को नहीं तोड़ सकता था। आकर्ष को शुरू शुरू में तो कुछ महसूस नहीं हुआ, पर कुछ देर बाद अचानक उसके शरीर में तेज दर्द होने लगा। दरअसल दिया ने जिस युद्ध कला का अभ्यास अभी किया था, वो उसकी ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। इसलिए अब वो ऊर्जा उसके शरीर से होते हुए आकर्ष के शरीर में प्रवेश कर रही थी। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि आकर्ष के पूरे शरीर में दर्द होने लगा। माँ, मालिक, क्या आप ठीक है? दिया ने कांपते हुए स्वर में आकर्ष से पूछा। आकर्ष को बहुत तेज दर्द हो रहा था, पर उसने इस बारे में दिया को कुछ भी नहीं बताया। उसने धीरे से कहा, दिया, तुम बाकी के चक्रों के बारे में माँ से पूछ लेना। अभी मुझे जाना होगा। आकर्ष ने दिया से कुछ भी नहीं कहा, पर अब तक दिया समझ चुकी थी कि आकर्ष की हालत ठीक नहीं है। इससे पहले कि दिया आकर्ष से कुछ कहे, आकर्ष तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और जल्दी से कमरे के बाहर चला गया। आकर्ष ये भी समझ चुका था कि अगर वो ज्यादा देर तक दिया के कमरे में रहा, तो लोग दिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगेंगे, जो कि आकर्ष को स्वीकार नहीं था। दिया इस समय मात्र 15 साल की थी। अगर उसे ऐसे अपमान का सामना करना पड़ा तो वो अपने आप को खत्म कर लेगी। आकर्ष, तुम इस समय दिया के कमरे से बाहर आ रहे हो। दर्द और हड़बड़ाहट में चलता हुआ आकर्ष बाहर खड़ी रेवती से जा टकराया। अपनी माँ को सामने देख आकर्ष थोड़ा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे। माँ, मुझे कुछ काम करने हैं, मैं अपने कमरे में वापस जा रहा हूँ, आकर्ष ने जल्दी से अपने कमरे में जाते हुए रेवती से कहा। रेवती ने जब आकर्ष को घबराया देखा, तो वो समझ गई कि क्या हुआ होगा। वो खुद एक अनुभवी महिला थी, पर साथ में उसे आकर्ष का वो चेहरा याद कर हंसी भी आ रही थी। कुछ देर बाद रेवती ने दिया के कमरे में प्रवेश किया, जिसका दरवाजा अभी भी खुला था। दिया, तुम, रेवती ने कमरे में आते ही दिया की ओर देखा, जो अपने बिस्तर पर बैठी थी। दिया की हालत देख एक पल के लिए रेवती को थोड़ा शक हुआ, क्योंकि दिया की ऊर्जा पहले की तुलना में बढ़ चुकी थी। दिया ने जल्दी से रेवती की गलतफहमी दूर करते हुए कहा,
मालकिन, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। मालिक मुझे बस चक्रों के बारे में बता रहे थे, पर मेरी ऊर्जा के एकदम से बढ़ने के कारण मालिक को बाहर जाना पड़ा। चक्रों के बारे में? दिया की बात सुनकर रेवती का मुस्कुराता चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। जहां तक उसे याद था, आकर्ष ने कभी भी चक्रों का अध्ययन नहीं किया था। फिर उसे चक्रों के बारे में जानकारी कैसे मिली? क्या इसके बारे में भी उस बूढ़े व्यक्ति ने ही आकर्ष को बताया होगा? अल्पविराम डॉट चैप्टर 10 मुकाबला और शर्त। बहुत जल्द 1 महीने का वो समय बीत गया जो अभिजीत ने आकर्ष को दिया था। आखिरकार वो दिन आ गया जब आकर्ष और अभिजीत अखाड़े में एक दूसरे का सामना करने वाले थे। सभी के मन में इस समय केवल एक ही सवाल था कि आज के मुकाबले में क्या होने वाला है। पर सब लोगों के विचारों से दूर आकर्ष इस समय दिव्य जल मिलाए पानी से नहा रहा था। पिछले 1 महीने में उसने उस पूरे दिव्य जल का इस्तेमाल कर लिया था जो उसके पास था। नहाने के बाद आकर्ष शीशे के सामने खड़ा हो गया और अपने शरीर को देखने लगा। उसका शरीर पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गया था। वो अपने शरीर में दौड़ रही ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। अपने शरीर में आए इन बदलावों को देखने के बाद आकर्ष पूरी तरह से संतुष्ट हो गया। आखिरकार 1 महीने के कड़े अभ्यास के बाद उसका शरीर अभिजीत का सामना करने लायक बन गया था। नहाने के बाद आकर्ष ने काले रंग के कपड़े पहने, जो उसके नए रूप को और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। वो अब पहले के जैसे कमजोर नहीं दिख रहा था। आकर्ष अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। मालिक, क्या आप तैयार हो चुके हैं? यह आवाज दिया की थी, जो उसे मुकाबले के बारे में याद दिलाने आई थी। असल में आकर्ष पिछले 1 महीने से अपने कमरे में ही अभ्यास कर रहा था, इसलिए दिया उसे बुलाने आई थी। दिया की आवाज सुनकर आकर्ष अपने ख्यालों से बाहर आया। उसने अपना जरूरी सामान लिया और कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के बाहर दिया खड़ी थी, जिसने आकर्ष को देखते ही अपनी नजरें नीचे कर ली। आकर्ष को देखने के बाद उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था, जब आकर्ष उसे चक्र सक्रिय करना सीखा रहा था। आकर्ष ने जैसे ही दिया की ओर देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। दिया ने इस समय हरे रंग के कपड़े पहन रखे थे, जो उसको और भी ज्यादा आकर्षक बना रहे थे। थोड़ी देर दिया को निहारने के बाद आकर्ष ने अपने आप को संभाला और दिया से पूछा, दिया तुम यहाँ कैसे? क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए? दिया ने जब देखा कि आकर्ष उसे एकटक देख रहा है तो उसका चेहरा शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गया। पिछले 1 महीने के दौरान दिव्य जल के कारण दिया का शरीर काफी विकसित हो गया था। दिया ने अपनी नजरें छुपाते हुए आकर्ष से कहा, मालिक, मालकिन पहले ही अखाड़े की तरफ जा चुकी है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी आकर आपको मुकाबले के बारे में याद दिला दूं। पर मुझे क्या पता था कि आप पहले से ही मुकाबले के लिए तैयार हैं। दिया की बात सुनकर आकर्ष मुस्कुराने लगा। दिया आकर्ष और उसकी मां के साथ पिछले 1 महीने से रह रही थी। इतना समय एक साथ रहने के बाद भी दिया खुलकर आकर्ष से बात नहीं कर पाती थी। बात करना तो दूर, वह तो उससे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। आकर्ष यही सब सोच रहा था तभी उसका ध्यान दिया के बदलते ऊर्जा स्तर पर गया। उसने आश्चर्य से भरी आवाज में पूछा, दिया, क्या तुम शारीरिक मंडल के दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुकी हो? इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ मालिक। अगर आपने अपना बनाया हुआ दिव्य जल मुझे नहीं दिया होता तो दूसरे स्तर की बात तो दूर, मैं शायद अभी तक योद्धा भी नहीं बन पाती। दिया ने अपना आभार प्रकट करते हुए आकर्ष से कहा तो आकर्ष हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम दूसरे स्तर में प्रवेश कर चुकी हो। पर सिर्फ दिव्य जल से दूसरे स्तर में प्रवेश करना इतना भी आसान नहीं है। तुमने खुद भी मेहनत की है, इसलिए तुम इस मुकाम पर पहुंची हो। लगता है मेरी बर्फीली तलवार की तकनीक तुम्हारे लिए ज्यादा उचित है। अब क्योंकि तुम योद्धा बन चुकी हो तो इस तकनीक को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें एक तलवार की जरूरत भी होगी। बाद में तुम मेरे साथ बाजार चलना ताकि मैं तुम्हारे लिए एक तलवार खरीद सकूं। दिया ने थोड़ा सा उदास होते हुए आकर्ष से पूछा, मालिक, आपने कहा था कि बर्फीली तलवार तकनीक मेरे लिए सबसे ज्यादा उचित है। क्या इसका मतलब यह है कि मैं कोई दूसरी तलवार तकनीक नहीं सीख सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें दूसरी तकनीक भी सिखा सकता हूँ। क्या तुम सीखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल, दिया ने बिना किसी देरी के तुरंत जवाब दिया। उसे डर था कि कहीं आकर्ष अपनी बात से पलट ना जाए। ठीक है, तो आज मुकाबले से लौटने के बाद मैं तुम्हें दूसरी युद्ध कलाएं सिखाऊंगा। इतना कहकर आकर्ष ने दिया का हाथ पकड़ा और अखाड़े की ओर चल दिया। आकर्ष ने जैसे ही दिया का हाथ पकड़ा, तो दिया का उदास चेहरा खिल उठा।
मिश्रा परिवार के सभी सदस्य जिन्होंने आकर्ष और दिया को एक साथ देखा, वे उनसे ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं पाए। दिया इस समय 15 साल की जरूरत थी, पर दिव्य जल के कारण उसका शरीर कुछ इस प्रकार से विकसित हुआ था कि जैसे वह 20 साल की हो। लड़के तो लड़के, यहाँ तक कि लड़कियां भी दिया की सुंदरता से आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। मिश्रा परिवार का युद्ध गृह इस समय लोगों से भरा हुआ था, क्योंकि अभिजीत पूरे परिवार का एक प्रतिभाशाली शिष्य था। इस कारण परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उसका और आकर्ष का मुकाबला एक विशेष अखाड़े में करवाने का सोचा। यह अखाड़ा हरे रंग के चकमक पत्थरों से बना हुआ था, जिसमें सिर्फ विशेष स्थिति में ही मुकाबला करवाया जाता था। अब क्योंकि दोनों प्रतिद्वंदी परिवार के एल्डर्स के बेटे थे, इस कारण दोनों का मुकाबला इस अखाड़े में आयोजित किया गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि परिवार के दो छोटे शिष्यों के मुकाबले को देखने के लिए सभी एल्डर्स आज यहाँ इकट्ठा होंगे। सही कहा, सिर्फ एल्डर्स ही नहीं बल्कि परिवार के वह सभी लोग जो व्यापार के लिए दूसरे शहर गए हुए थे, आज ये मुकाबला देखने के लिए वापस सांची कस्बे में आए हैं। इतने लोग तो तब भी इकट्ठे नहीं होते जब परिवार में किसी की शादी हो। जहां तक मुझे लगता है, ये सब लोग इसलिए आए हैं क्योंकि सातवें एल्डर ने कुल प्रमुख और पहले एल्डर को इस मुकाबले को देखने के लिए आमंत्रित किया था। अगर यह सब लोग नहीं आते तो ये कुल प्रमुख का अपमान होता। अखाड़े के चारों तरफ सभी दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया हुआ था। कुछ लोगों ने तो ऐसे स्थान को चुन लिया था जहां से मुकाबले को अच्छी तरह से देखा जा सके। ये सभी लोग परिवार के वह सभी बड़े लोग थे जिन्होंने व्यापार और युद्ध कलाओं से परिवार को जोड़े रखा था। इन सभी के बीच में मिश्रा परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह भी मौजूद थे। वर्धन सिंह के पास कुछ चुनिंदा स्थानों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर मिश्रा परिवार के एल्डर्स और शिष्य बैठे हुए थे। सभी एल्डर्स के बीच रेवती भी मौजूद थी। क्योंकि वह 9वीं एल्डर थी, इसलिए उसका स्थान किनारे पर था। रेवती का चेहरा इस समय भावहीन था, जैसे उसे आज के इस मुकाबले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। रेवती, तुमने अपने आप को अच्छे से संभाल रखा है। मुझे नहीं पता था कि तुम खुद पर इतना नियंत्रण रख सकती हो, सातवें एल्डर अमन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ रेवती से कहा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले से पता हो कि आज के मुकाबले का परिणाम क्या होने वाला है। रेवती ने अमन की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने अमन को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह वहां पर है ही नहीं। बस, मैं भी देखता हूं तुम कब तक मुझे नजरअंदाज कर पाती हो। जल्दी तुम्हारा ये घमंड टूट जाएगा जब मेरा बेटा अभिजीत तुम्हारे बेटे आकर्ष को सभी के सामने हराएगा। अमन ने गुस्सा होते हुए अपने आप से कहा। उसे अभिजीत पर पूरा भरोसा था कि उसका बेटा आकर्ष को आज जरूर मारेगा। अगर आज आकर्ष बच भी जाए तो भी वह ऐसी हालत में होगा कि जिंदगी भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। प्रणाम वरिष्ठ, प्रणाम वरिष्ठ। सभी दर्शकों के बीच से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला और कुल प्रमुख वर्धन सिंह की ओर जाने लगा। ये बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मिश्रा परिवार का पहला एल्डर अमर सिंह था। इस दुनिया में परिवार के पहले एल्डर को सम्मान देने के लिए उनके नाम और पद के स्थान पर वरिष्ठ कहा जाता था। अमर सिंह मिश्रा परिवार का न सिर्फ सबसे ताकतवर योद्धा था, बल्कि वह पूरे मिश्रा परिवार का एकमात्र 9वें स्तर का वैद्य था। सोमाली महाद्वीप में उन्हीं लोगों को वैद्य माना जाता था जो वैद्य के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हो। वैद्य बनना बहुत मुश्किल काम था। कहा जाता है कि 1000 चक्र मध्य मंडल के योद्धाओं में से केवल एक योद्धा ही वैद्य बन पाता है, क्योंकि वैद्य बनने के लिए किसी भी योद्धा को युद्ध कलाओं के साथ साथ जड़ी बूटियों और रसायनों का ज्ञान भी प्राप्त करना होता था, जिसका मतलब था कि वह योद्धा युद्ध कला का अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाता था और बिना अभ्यास के उसके शरीर में मौजूद ऊर्जा अगले मंडल में प्रवेश नहीं कर सकती थी। सांची कस्बे के तीनों शक्तिशाली परिवारों के पास एक एक 9वें स्तर का वैद्य मौजूद था, पर केवल मिश्रा परिवार ही एक ऐसा परिवार था जिनके खुद के परिवार का सदस्य वैद्य था। बाकी दोनों परिवारों के पास जो वैद्य थे, उन्हें पैसों के बदले बुलाया गया था। यानी वह दोनों वैद्य अपनी इच्छा से जब चाहे उन दोनों परिवारों को छोड़कर जा सकते थे। अमर सिंह धीरे धीरे चलते हुए वर्धन सिंह के पास वाले स्थान पर बैठ गए और अखाड़े की ओर देखने लगे। अभिजीत, अब वरिष्ठ भी आ चुके हैं तो तुम जल्दी से अखाड़े में प्रवेश करो और मुकाबला शुरू करो। अमन ने एक तेज आवाज में अभिजीत से कहा। अपने पिता का आदेश मिलते ही अभिजीत अखाड़े की ओर जाने लगा। वरिष्ठ भी आ चुके हैं और अभिजीत भी अखाड़े में प्रवेश कर चुका है, फिर यह आकर्ष कहाँ रह गया? वह अभी तक क्यों नहीं आया? यह आकर्ष अपने आप को समझता क्या है? वह हम सबके साथ वरिष्ठ को भी इंतजार करवा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आकर्ष अभिजीत से मुकाबला करने से डर रहा है और कहीं जाकर छुप गया है?
एक एक करके मिश्रा परिवार के सभी सदस्य आकर्ष के बारे में बातें करने लगे। रेवती, अब तो वरिष्ठ भी आ चुके हैं। तुम्हारा बेटा आकर्ष कहाँ रह गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह अभिजीत का सामना करने से डर रहा है? अमन ने जानबूझकर तेज आवाज में रेवती से कहा ताकि उसकी आवाज सभी को सुनाई दे सके। तुम इसकी चिंता मत करो अमन। जब मेरे बेटे ने तुम्हारे बेटे की चुनौती स्वीकार की है तो वह उसका सामना करने भी जरूर आएगा। रेवती ने हल्का गुस्सा करते हुए अमन से कहा। रेवती, मुझे लगता है कि हमें ये मुकाबला करवाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बेटे की जगह तुम्हें अखाड़े में प्रवेश करना चाहिए। इस तरह कम से कम तुम अपने बेटे को चोट लगने से तो बचा पाओगी। परिवार के छठे एल्डर आशुतोष, जिसके चेहरे पर एक बड़े से घाव का निशान था, अमन का पक्ष लेते हुए रेवती से कहने लगा। आशुतोष, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम्हें अभिजीत के जीतने पर पूरा भरोसा है। पांचवें एल्डर सोमदत्त ने रेवती का पक्ष लेते हुए आशुतोष से पूछा। इसमें भरोसे की क्या जरूरत? ये तो सभी जानते हैं कि अभिजीत आकर्ष से कितना ताकतवर है। पर शायद तुम्हारी आंखों में सच्चाई देखने की काबिलियत नहीं है। आशुतोष ने सोमदत्त का मजाक उड़ाते हुए कहा। आशुतोष, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ एक शर्त क्यों नहीं लगाते? अगर अभिजीत जीता तो मैं तुम्हें 500 चांदी के सिक्के दूंगा, और अगर आकर्ष जीता तो तुम मुझे 500 चांदी के सिक्के देना। क्या कहते हो? सोमदत्त की बातें सुनकर सभी एल्डर्स और शिष्य आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि मिश्रा परिवार में एल्डर्स को हर महीने उनके खर्चे के लिए केवल 20 चांदी के सिक्के मिलते थे। यानी जिन 500 चांदी के सिक्कों की शर्त सोमदत्त इस समय लगा रहा था, उन्हें इकट्ठा करने में उसे कई वर्षों का समय लगा होगा। मिश्रा परिवार के कुल प्रमुख वर्धन सिंह और वरिष्ठ अमर सिंह भी हैरानी के साथ सोमदत्त को देखने लगे। सोमदत्त की बातों से यह स्पष्ट था कि उसे आकर्ष के जीतने पर पूरा भरोसा था। मगर सोचने वाली बात यह थी कि सोमदत्त को आकर्ष पर इतना भरोसा क्यों था? क्या आकर्ष का कोई ऐसा रहस्य भी था जिसके बारे में केवल सोमदत्त जानता था? वहीं दूसरी तरफ सोमदत्त की शर्त सुनकर आशुतोष की आंखें लालच से चमक उठी। आशुतोष को वास्तव में जुआ खेलना बहुत पसंद था। सोमदत्त की शर्त सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोमदत्त उसे चांदी के सिक्के उपहार में दे रहा है। मगर समस्या ये थी कि आशुतोष के पास इस समय 500 चांदी के सिक्के मौजूद नहीं थे। क्या हुआ आशुतोष? क्या तुम्हें हारने से डर लग रहा है? मुझे लगता है तुम्हें भी अपनी माँ से कहना चाहिए कि वह मेरे साथ शर्त लगाए। इससे तुम भी चांदी के सिक्के गंवाने से बच जाओगे। सोमदत्त ने रेवती की बेइज्जती का बदला लेते हुए आशुतोष से कहा। सोमदत्त का कथन सुनकर आशुतोष का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सोमदत्त की बातों का अब क्या जवाब दे। उसने लाचारी से अमन की ओर देखा। आशुतोष चाचा, आप चांदी के सिक्कों की चिंता ना करें। मैं आपको 500 चांदी के सिक्के देता हूँ। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से भी 500 चांदी के सिक्कों की शर्त सोमदत्त चाचा के साथ लगाना चाहता हूँ। सोमदत्त चाचा, क्या आप मेरे साथ शर्त लगाना चाहेंगे? अभिजीत ने घमंड से भरी आवाज में कहा। अभिजीत की बात सुनकर सोमदत्त को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि इतने सालों की बचत के बाद भी वह केवल 800 चांदी के सिक्के बचा पाया था। लेकिन अभिजीत, जो कि परिवार का मात्र एक शिष्य था, तुरंत 1000 चांदी के सिक्के पेश करने को तैयार था। अगर सोमदत्त ये शर्त हार जाता है तो अपने जीवन भर की पूंजी खो देगा। सोमदत्त के लिए फैसला कर पाना बहुत मुश्किल था कि वो क्या करे। एक तरफ भरोसा था तो दूसरी तरफ जीवन भर की पूंजी।